नावल जंजीर एक इंकिशाफ बूढ़े की आंखों में अचानक चमक उभरी। उसने कहा, लेकिन तुम्हारा आना महज हादिसा नहीं है। तुम उसके नक्श कदम पर आए हो जो पहले ही इस दुकान की कैद में है। अरमान ने हैरानी से पूछा, किसके नक्श कदम पर? बूढ़ा आहिस्ता से मुस्कुराया और लड़की की तरफ इशारा किया। ये सिर्फ अपनी हंसी ही नहीं खो बैठी, ये अब खुद वक्त की जंजीर है। जिस लम्हे को उसने खरीदा था वो अब उसकी जान से बंध गया है। जब तक ये जंजीर टूटेगी नहीं, ये आज़ाद नहीं हो सकती। लड़की की आंखों में आंसू तीरने लगे। उसने नजरें झुका लीं। अरमान के दिल पर भारी बोझ पड़ गया। क्या मैं उसकी जंजीर तोड़ सकता हूं? उसने दिल ही दिल में सोचा। रात का फैसला हथकान के बाहर बारिश रख गई थी, मगर फजा में नमी और खामोशी भारी हो गई थी। घड़ी के कांटे दोबारा हरकत में आ गए थे, लेकिन वो वक्त को पीछे की तरफ खींच रहे थे। बूढ़े ने बोतल अरमान के सामने रख दी। फैसला करो, लम्हा लो या वापस लौट जाओ, लेकिन याद रखो, जो भी कीमत दोगे वो तुम्हारे इश्क, तुम्हारी जिंदगी, तुम्हारे ख्वाब सबको जंजीर की तरह जकड़ लेगी। अरमान ने लड़की की नम आंखों को देखा। उसके दिल में कुछ टूटने लगा था। बारिश के बाद की खामोशी बारिश थम चुकी थी, मगर गलियां भीगी हुई थीं। हर जगह पानी के छोटे छोटे तालाब बन गए थे, जिनमें टमटमाती बिजली की लाइटें लरजती हुई दिखाई दे रही थीं। अरमान दुकान के अंदर खड़ा था। उसके सामने वो बोतल पड़ी थी जिसमें एक लम्हा कैद था। बोतल से हल्की सी रोशनी निकल रही थी जो अंधेरे कमरे को अजीब सा जादुई रंग दे रही थी। बूढ़े शख्स की नजरें अब भी उस पर जमी हुई थीं। याद रखो, ये फैसला सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं होगा। तुम जिससे मोहब्बत करते हो उनकी जिंदगियां भी इस लम्हे से जकड़ जाएंगी। अरमान ने लरजती आवाज में कहा, और अगर मैं ये लम्हा न खरीदूं, बूढ़े की आवाज गूंजी, फिर वो वक्त खुद तुम्हें खरीद लेगा। उसी लम्हे अरमान को अपनी बहन का ख्वाब याद आया। चंद दिन पहले उसने मुस्कुराते हुए कहा था, भाई, एक दिन मैं पूरी दुनिया घूमूंगी। मैं सबसे ऊंचे पहाड़ पर खड़ी होकर चीखूंगी कि जिंदगी कितनी खूबसूरत है। अरमान के दिल में गहरी चुभन उतर गई। क्या ये मुमकिन है कि मेरी बहन की मुस्कुराहट इस लम्हे की कीमत बन जाए? ये सोचकर उसकी आंखें नम हो गईं। हिस्सा लड़की की निगाहें लड़की खामोश खड़ी अरमान को देख रही थी। उसकी आंखों में एक ऐसा दर्द था जो सिर्फ वही जानती थी। अगर तुमने ये रास्ता चुना तो कभी वापस नहीं जा सकोगे। ये जंजीर हमेशा के लिए तुम्हें जकड़ लेगी। अरमान ने उसकी आंखों में झांका। तो फिर तुम क्यों अब भी इस दुकान के करीब रहती हो? तुम तो कहती हो कि तुम कैद हो चुकी हो। लड़की की पलकें नम हो गईं, क्योंकि ये दुकान मेरा कैद खाना भी है और मेरा घर भी। मैं चाहकर भी उससे दूर नहीं जा सकती। अरमान के दिल में हलचल मच गई। एक तरफ वो लड़की थी जो खुद जंजीर में जकड़ी हुई थी, दूसरी तरफ उसकी बहन की हंसी थी जिसे वो खोना नहीं चाहता था। बूढ़े ने एक भारी आवाज में कहा, वक्त हमेशा कीमत लेता है, कोई नहीं बच सकता। अचानक दुकान के अंदर जंजीरों की आवाज गूंजी, जैसे किसी ने अंधेरे में लोहे की भारी बीड़ियां हिलाई हों। अरमान के जिस्म में सनसनी दौड़ गई। ये आवाज क्या है? उसने खौफजदा होकर पूछा। बूढ़े ने धीरे से कहा,
ये उनकी चीखें हैं जिन्होंने लम्हे खरीदे और अब जंजीर में बंधे हैं। लड़की का इतराफ लड़की ने अचानक आगे बढ़कर अरमान के कंधे पर हाथ रखा। सुनो, मैं चाहती हूं कि तुम ये रास्ता मत चुनो। अगर तुमने लम्हा खरीदा तो तुम भी उन्हीं जंजीरों में बंध जाओगे। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी आंखों में भी वो खला आ जाए जो मेरी आंखों में है। अरमान ने उसके चेहरे पर बहते आंसू देखे और पहली बार महसूस किया कि उसकी अपनी रूह भी लर्ज रही है। लेकिन अगर वक्त ही सब कुछ है तो फिर हम बगैर वक्त के क्या हैं? लड़की ने आहिस्तगी से कहा। हम वो हैं जो मोहब्बत से जीते हैं। वक्त मोहब्बत के बगैर कुछ नहीं। ये जुमला अरमान के दिल में गहराई तक उतर गया। बूढ़ा अचानक खड़ा हो गया। उसकी आंखों में रोशनी चमकने लगी। अगर तुम ये फैसला नहीं करते तो वक्त खुद तुम्हें आजमा लेगा। उसी लम्हे दुकान के अंदर रोशनी टूटने लगी, जैसे सब कुछ बिखर रहा हो। अरमान ने अपनी आंखें जोर से बंद कर लीं। जब उसने दोबारा आंखें खोलें तो वो खुद को अपने घर के कमरे में पाया, मगर कुछ मुख्तलिफ था। उसकी बहन कमरे में बैठी थी, मगर उसकी आंखों में वो शोखी और हंसी नहीं थी। उसके चेहरे पर खालीपन छा गया था। भाई, उसने धीमी आवाज में कहा, मुझे हंसना भूल गया है। अरमान का दिल टूट गया। क्या ये वो कीमत है जो वक्त ने खुद मुझसे ले ली है? रख्शी कुरैशी एक ऐसा नाम था जिसे सुनकर ही अर्धगर्द के लोग रख जाते थे। इसकी शख्सियत में एक अजीब कशिश और राज छिपा हुआ था। गली के निकड़ पर जब वो अपने लंबे दुपट्टे को संभालते हुए गुजरती तो कई आंखें उसकी तरफ खुंच जाते, लेकिन उसके चेहरे पर हमेशा एक संजीदगी और सख्ती नजर आती। रख्शी दरअसल एक वक्त में अपने ख्वाबों को दफना चुकी थी। हालातों ने उसे सख्त और अमली बना दिया था। वो लोगों पर आसानी से भरोसा नहीं करती थी, लेकिन अंदर कहीं दिल के किसी कोने में मोहब्बत और हमदर्दी की चिंगारी अभी भी जिंदा थी। धर जन्नत, जो आरमान की बहन थी, उसके बिल्कुल बराकस मिजाज रखती थी। जन्नत हंसने मुस्कुराने वाली, नर्म दिल और ख्वाब देखने वाली लड़की थी। वह हमेशा चाहती थी कि जिंदगी को हंसी खुशी जिया जाए, चाहे हालात कितने ही मुश्किल क्यों ना हों। एक दिन जब रख्शी बाजार में आरमान से टकराई, उसके हाथ से किताबें जमीन पर गिर गईं। आरमान ने जल्दी से झुककर वो किताबें उठाईं। रख्शी ने पहली बार उसकी आंखों में झांका। इन आंखों में गुर्बत थी, मगर साथ ही एक इज्म, एक रोशनी भी छुपी थी। रख्शी ने नर्म लहजे में कहा, तुम किताबें खरीदते हो? इस हाल में भी? आरमान ने मुस्कुराकर जवाब दिया, किताबें मेरे लिए खाने से ज्यादा जरूरी हैं, क्योंकि खाना जिस्म को जिंदा रखता है, मगर इल्म दिल और दिमाग को जिंदा करता है। ये सुनकर रख्शी कुछ लम्हों के लिए खामोश हो गई। आस के दिल में हल्की सी हचकचाहट अभरी। वो पहली बार किसी लड़के की बात पर यकीन करने को दिल कर रही थी। दूसरी तरफ जन्नत ने ये मंजर दौर से देखा और मुस्कुरा दी। वो जानती थी कि उसके भाई की सच्चाई और अज़्म किसी के भी दिल को छू सकते हैं। जन्नत ने शरारत से कहा, भाई, लगता है किस्मत आपकी किताबों के साथ कुछ और भी लिख रही है। आरमान ने फौरन बहन को घूर कर देखा और रख्शी के सामने शर्मंदा सा मुस्कुरा गया। रख्शी ने पहली बार हल्का सा हंसते हुए कहा, और यूं एक नया रिश्ता जन्म लेने लगा। पहली दौलत की चमक रख्शी का राज रात गहरी हो चुकी थी।
आरमान किताबों के दरमियान बैठा था, मगर दिल बार बार रक्षी की आंखों में छिपे राज को याद कर रहा था। जन्नत पास बैठी हंस हंस कर छोटे छोटे लतीफे सुना रही थी, मगर उसके भाई के चेहरे पर सोचों का बोझ बढ़ता जा रहा था। भाई, जन्नत ने अचानक कहा, क्या तुमने गौर किया? उस लड़की की आंखों में एक कहानी, जैसे वो कुछ कहना चाहती हो मगर कह ना पाई हो। आरमान ने गहरी सांस ली। हाँ जन्नत। वो आंखें खामोश नहीं थीं, वो मदद मांग रही थीं, जैसे कोई कैद के अंदर से आवाज दे रहा हो। रक्षी का माजी दूसरी तरफ। रक्षी अपने घर के कमरे में बैठी थी। खिड़की के बाहर बारिश के कतरे बह रहे थे, मगर उसके अंदर की आंखें बरसने को तैयार थीं। उसने अलमारी खोली तो एक पुराना खत निकाला। खत पर पुरानी जंजीरों के निशान और मिट्टी के धब्बे थे। ये खत उसके वालिद का था, जिसमें लिखा था, रक्षी, याद रखना, हमारी इज्जत किताबों में नहीं, खून में है। ख्वाब देखने वाली लड़कियां घर की बर्बादी लाती हैं, अपने ख्वाब भूल जाओ। ये अल्फाज उसके दिल पर ऐसे नक्श थे जैसे जलते हुए दाग। उस दिन से रक्षी की जिंदगी एक जंजीर बन गई थी। वो चाहकर भी अपनी ख्वाहिशात को आज़ाद न कर सकी। सनसनीखेज इंकिशाफ। रक्षी की आंखें अचानक खत से हटीं और उसने अपने बैग से एक छोटी डायरी निकाली। उस डायरी के पहले सफ़े पर एक नाम लिखा था, नौर कुरैशी। नौर, उसकी बड़ी बहन रक्षी ने आहिस्ता से डायरी के सफ़हात पलटे। हर सफ़े पर उस बहन के ख्वाब, उसकी जदोजहद, उसकी हंसी के किस्से दर्ज थे, मगर आखिरी सफ़े पर एक धुंधला सा दाग था, जैसे आंसू या खून का निशान हो। उस पर सिर्फ एक जुमला लिखा था, वो लम्हा खरीदने गई थी और कभी वापस न आई। रक्षी के हाथ लरजने लगे, उसके आंसू तेजी से बहने लगे। नूर आपी, तुम कहाँ चली गई? राज और जंजीर रक्षी जानती थी कि उसकी बहन भी उस प्रासरार दुकान तक गई। वही दुकान जिसके बारे में आरमान ने अभी तक किसी से बात न की थी। नूर की गायब होने की कहानी और उस दुकान का जादू एक दूसरे से जड़े हुए थे। रक्षी ने दिल ही दिल में अहद किया, अगर तकदीर ने मुझे आरमान के रास्ते पर ला खड़ा किया है तो शायद ये महज इत्तिफाक नहीं, ये वक्त का फैसला है, आरमान और रक्षी का। पहला कदम अगले दिन रक्षी ने जन्नत को देखकर नरमी से कहा, तुम्हारा भाई बहुत मुख्तलिफ है। उसकी आंखों में वही रोशनी है जो नूर आपी की आंखों में थी। जन्नत हंसी, हाँ, मेरा भाई थोड़ा ज़िद्दी है, मगर दिल का सच्चा है। रक्षी ने आहिस्ता से कहा, फिर शायद यही सच्चाई उस जंजीर को तोड़ने की पहली कंजी है। और रात में गहरा सा सुनाटा चादर की तरह फैलाया हुआ था। वो सुनसान मकान शहर से दूर एक टीले के साए में खड़ा था। दीवारों पर वक्त का पहला सा रंग छिपक गया था। खिड़कियां घंटों की आंखें बनकर ठंडी रोशनी खींच रही थीं। अरमान ने जेब से वो कागज निकाला जिस पर बूढ़े ने नूर का नाम लिखा था। रक्षी ने वो कागज दिल के करीब रखा। उम्मीद और बेचैनी एक साथ धड़क रही थी। हवा ने सरगोशी की, जैसे मकान खुद उन्हें परख रहा हो। दरवाजा नेम खुला था। फर्श पर धूल जमी थी। छत से एक पुरानी तार लटक रही थी जो वक्त की तरह झूलती थी। रक्षी का दिल जोर से धड़का।
हर कदम एक पुरानी याद की खिड़की खोल रहा था। अरमान ने दरवाजा धक्का दिया। लिकड़ी ने आहिस्तगी से किराना किया। अंदर एक दबला सा साया नमूदार हुआ। रोशनी कमजोर थी, मगर उस कमजोरी में राजों की बो थी। हर कमरा गुजरी हुई सांसों की तरह भारी महसूस हो रहा था। ऋषि ने मेज पर पड़ी एक टूटी तस्वीर उठाई। फ्रेम में नूर थी, मुस्कुराती हुई, आंखों में वही रोशनी, पस मंजर में वही बाजार, वही संदूक वाला दुकान। और अरमान ने बंद कमरे की तरफ देखा। दरवाजे पर ताला था, ताले के गर्द खिराशों की लकीरें, वही रस्मुल खत, वही प्रासरार निशान। डॉरक्षी ने ताले को छुआ तो दिल में खौफ सा उतर गया। कमरे में सन्नाटा फैल गया, जैसे मकान सांस रोक ले। लेश बेक, नूर की पहली आमद वही मकान, मगर इस वक्त जिंदा लगता था। चिराग जले हुए, मेज पर किताबें फैली हुई थीं। नूर ने अंदर कदम रखा और बूढ़े को देखा। बूढ़े ने कहा, यहाँ हर दरवाजा एक कहानी सुनाता है। बैठी, मगर कहानियां अक्सर अपनी आवाज बदल लेती हैं। नूर ने नरमी से कहा, क्या मैं सुन सकती हूँ? बूढ़े ने सरगोशी की। सच मांगने वाली रूह अक्सर खुद को गनवा बैठती है। नूर ने संदूक खोला। एक चमक इसकी आंखों में पड़ी। एक ख्वाब जाग उठा। वाह, अब इस हाल। मकान की तलाश। ऋषि ने ताले के पास निशान देखा। अरमान ने मोबाइल की रोशनी में तस्वीर ली। निशान सीधी लकीरों में एक कमरे की तरफ इशारा कर रहा था। ऋषि ने कहा, हमें हर कमरे को छानना होगा। नूर ने जो रास्ता छोड़ा, वहीं उसका जवाब छिपा है। उन्होंने पहला दरवाजा खोला। कमरा खाली था, मगर फर्श पर घिसैटे के निशान थे। कोने में एक छोटी अलमारी थी, बंद। जिंगालोद अलमारी में एक सर्ख कपड़ा था। रक्षी ने कपड़ा खोला। अंदर एक रेशमी रुमाल लपटा था और रुमाल के नीचे एक नाजुक सी कलाई, जिस पर वही रस्मुल खत कंधा था। रक्षी के हाथ कांप गए। अरमान ने आहिस्तगी से कहा, ये किसी याद नहीं, किसी मुआहदे की निशानी है। रक्षी की आंखों में आंसू चमक उठे, मगर आवाज मजबूत थी। हम आगे बढ़ेंगे। क्लिफ हैंगर। वो एक बड़े दरवाजे के सामने रखे। जमीन हल्की सी कांपी, जैसे मकान सांस ले रहा हो। अरमान ने ऊपर देखा। छत से एक पुरानी सीढ़ी लटक रही थी। आखिर में एक हैंडल, जिस पर वही रस्मुल खत कंधा था। रक्षी ने हाथ बढ़ाया और जैसे ही अंगली हैंडल को छुई, एक चमकती रोशनी कमरे में फैल गई। दूर से कदमों की आहट भरी और एक धीमी आवाज गूंजी, तुमने वो तलाश कर ली जो छिपाई गई थी, मगर जो खोला जाएगा वो तुम्हें बदल देगा। दरवाजा उनके पीछे बंद हो गया। कमरा सांस लेने लगा और खामोशी एक जीता जागता वजूद बन गई। सुनसान मकान का दरवाजा। सुबह की रोशनी अभी पूरी तरह फैली नहीं थी। वर्षा के बाद की फजा में मिट्टी की महक घली हुई थी। भीगी दीवारों का सन्नाटा और दौर से गिरते कतरे जैसे वक्त की टक टक बन गए हों। अरमान ने जेब से वो कागज निकाला जो बूढ़े ने दिया था।
नमी से कागज मर चुका था, मगर लफ्ज अब भी जिंदा थे। रक्षी खामोश खड़ी सामने देख रही थी, जैसे किसी ख्याल का साया उसके दिल पर बैठा हो। ये जगह, अरमान ने धीमी आवाज में कहा, क्या तुम्हें यकीन है कि हमें यहाँ आना चाहिए? रक्षी की आवाज मध्यम मगर पुरेज़म थी। नूर का सराग सिर्फ यही है। अगर मैं पीछे हटी तो शायद सच हमेशा दफन हो जाएगा। अरमान ने उसकी आंखों मैं देखा, वहां खौफ नहीं, बस खामोश हिम्मत थी। ठीक है, फिर हम साथ हैं, जो भी हो। दोनों पथरीले रास्ते से गुजरकर मकान के करीब पहुंचे। मकान वीरान था, जिसे बरसों से किसी ने कदम न रखा हो। दरवाजे पर जंग, खिड़कियां बंद, मगर अंदर से हुआ कि मध्यम सी सिसकी सुनाई दे रही थी। रक्षी ने कान लगाया, सुना, जैसे कोई अंदर है। अरमान ने आहिस्तगी से हैंडल घुमाया। दरवाजा चरचराता हुआ खुल गया और एक सर्द हुआ का झोंका उनके चेहरों से टकरा गया। अंदर पुरानी लकड़ी की खुशबू थी, दीवारों पर बोसीदा रंग और फर्श पर धूल की परतें। एक कोने में धुंधला आईना रखा था, जैसे सदियों से किसी ने उसे छुआ ना हो। रक्षी की निगाह ठहर गई। ये वही आईना, नूर के कमरे में भी ऐसा ही था। अरमान ने आगे बढ़कर धुंध साफ की। एक लम्हे के लिए रोशनी की हल्की चमक पड़ी और फिर जैसे हुआ रख गई हो। आईने के अंदर एक साया अभरा, किसी लड़की का चेहरा धुंध में लपटा हुआ। रक्षी की आवाज कपकपाई, यह नूर। अरमान ने हाथ बढ़ाया, मगर कुछ न मिला। बस एक सरगोशी गूंजी, डब्बा खोलो। दरवाजा अभी बंद नहीं हुआ। रक्षी पीछे हटी, आंखों में आंसू। ये उसकी आवाज थी, मैं जानती हूँ। अरमान ने उसके कंधे पर हाथ रखा। रक्षी ने नजरें उठाईं। मैंने कभी नहीं सोचा था कोई मेरे साथ चलेगा। नूर के बाद हर रिश्ता बस साया लगता था। अरमान ने धीरे से कहा, कुछ साए रोशनी की दलील होते हैं। रक्षी, शायद मैं वही साया हूँ। रक्षी के लबों पर हल्की सी मुस्कान उभरी, मुख्तसर मगर सच्चे। वो दोनों आगे बढ़े। कमरे के अंदर एक दरवाजा आधा खुला था। फर्श पर मिट्टी में एक लफ्ज लिखा था, किरारदाद। रक्षी ने फौरन कहा, ये वही लफ्ज है जो बूढ़े ने कहा था। दरवाजा खोला तो एक छोटा कमरा सामने था। दरमियान में एक फौलादी संदूक रखा था। अरमान ने धीरे से कहा, यही है। रक्षी आगे बढ़ी, संदूक पर हाथ रखा।
इस पर एक खिस्ता कागज चिपका था जिस पर लिखा था, जो सच तलाश करे उसे अपना अंधेरा कबूल करना होगा। रक्षी ने कागज को थाम लिया। ये नूर के हाथ की तहरीर है, मैं पहचानती हूँ। अरमान ने गहरा सांस लिया। फिर हमें ये खोलना होगा। संदूक का ताला जिंग आलूद था। अरमान ने राड से उसे तोड़ा। अंदर एक लिफाफा और एक तस्वीर थी। लिफाफे में नूर की तहरीर। अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो मैं वो दरवाजा पार कर चुकी हूँ। हर शमा की कीमत है। मैं जंजीर नहीं थी, मैं कड़ी थी एक बड़ी हकीकत की। रक्षी के हाथ लर्ज गए, आंखों में आंसू चमकने लगे। वो जिंदा थे, इसने खुद ये लिखा। अरमान ने तस्वीर उठाई। नूर के साथ वही बूढ़ा खड़ा था, मगर पीछे धुंध में एक चेहरा नजर आ रहा था। रक्षी ने नजरें सिकीड़ें। ये चेहरा, ये तो अरमान, ये तुम्हारे जैसे लगता है। अरमान चौंक गया। क्या मेरे जैसे? रक्षी की आवाज लर्ज उठी। या तो ये इत्तेफाक है या कोई हमें पुराने खेल में घसीट चुका है। हवा तेज हो गई। दरवाजा खुद ब खुद बंद हुआ। संदूक के अंदर से चरचराहट की आवाज आई, जैसे कुछ अभी खत्म नहीं हुआ। अरमान ने रक्षी का हाथ मजबूती से थामा। जो भी हो, अब हम पीछे नहीं हटेंगे। नूर की कहानी खत्म नहीं हुई और शायद ये हमारी कहानी भी बनने जा रही है। रक्षी ने खामोशी से सिर हिलाया। बाहर बारिश फिर से शुरू हो चुकी थी, मगर इस बार दोनों के दिल में एक नई रोशनी जल उठी थी। आईने के पार सुबह की धुंध अभी छिटी न थी। सूरज कहीं बादलों के पीछे उठका था, जैसे दिन निकलने से पहले कुछ सोच रहा हो। रक्षी छत पर खड़ी थी। उसकी निगाहें खाली आसमान पर गड़ी हुई थीं। रात के वाक़ात अभी तक उसके दिल में एक फिल्म की तरह चल रहे थे। नूर की आवाज़, वो संदूक और वो तस्वीर, वो चेहरा वही धुंध में छिपा हुआ चेहरा जो अरमान से मिलता जलता था। क्या ये महज इत्तेफाक था या किस्मत का कोई खेल? जन्नत नीचे सहन में पौधों को पानी दे रही थी। अचानक उसने ऊपर देखकर आवाज लगाई, रक्षी बाजी, आप कब से इतनी चुप हैं? कल रात के बाद तो लग रहा है जैसे आपके दिल में पूरा नावल चल रहा हो। रक्षी के होंठों पर एक हल्की सी मुस्कान आई। शायद सच यही है जन्नत, एक ऐसा नावल जिसका अंजाम मुझे भी नहीं मालूम। जन्नत ने सिर हिलाकर कहा, फिर एक बात याद रखना, कहानी चाहे जितनी भी मुश्किल हो, आखिर में हीरो हमेशा वापस आता है। रक्षी हंसती, मगर दिल के अंदर एक झटका सा लगा। हीरो? क्या वाकई अरमान ही वो हीरो है? मादी का दरवाजा। इधर अरमान अपने कमरे में बैठा था। संदूक से निकली तस्वीर उसके सामने रखी थी और उसके हाथ में एक पुराना तावीज़ था। वही तावीज़ जो उसे बचपन में उसके वालिद ने दिया था। वो आहिस्ता आहिस्ता उसे अंगलियों से रगड़ रहा था, जैसे किसी भूली बात को याद करने की कोशिश कर रहा हो। नूर कुरैशी, ये नाम उसके जहन में घूम रहा था। कहीं सुना हुआ, कहीं देखा हुआ।
मगर कहाँ अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। रख्शी अंदर आई। अरमान, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। अरमान ने तस्वीर को अल्टा रखा, लहजे में नरमी लाते हुए कहा, पूछो, मगर इतनी संजीदगी क्यों? रख्शी सीधी उसके सामने खड़ी हुई। कल जो तस्वीर मिली थी उसमें तुम्हारे जैसे चेहरे वाला एक शख्स था। क्या तुम मुझे बता सकते हो वो कौन है? अरमान चंद लम्हे खामोश रहा, फिर धीरे से बोला, मुझे नहीं मालूम, शायद कोई इत्तेफाक हो। रख्शी ने उसकी आंखों में देखा और वहां कुछ ऐसा था जो अल्फाज से ज्यादा कह गया। नहीं अरमान, तुम झूठ बोल रहे हो। तुम उस दुकान को जानते हो। तुम पहले भी वहां जा चुके हो। अरमान का चेहरा फीका पड़ गया। रख्शी, मैं सच बोलो। रख्शी की आवाज भरा गई। नूर को वहां किसने भेजा? इंकिशाफ का लम्हे में सन्नाटा छा गया। दीवार पर घड़ी की सुइयां जैसे चलना भूल गईं। आखिरकार अरमान ने आंखें बंद की और धीरे से बोला, हाँ, मैं उस दुकान को जानता हूँ। रख्शी पीछे हटी। क्या? तो फिर तुमने छुपाया क्यों? क्योंकि मैं भी वहां जा चुका हूँ, बहुत पहले। अरमान के लहजे में खौफ की लर्जिश थी। मैंने वो दुकान तब देखी जब मैं बस 10 साल का था। एक रात में अपने वालिद के साथ बाजार गया था। वो बूढ़ा तब भी वहीं था। मेरे वालिद ने उससे कुछ खरीदा था और अगले दिन वो मर गए। रख्शी का दिल जोर से धड़का। तुम्हारे वालिद? हाँ। उसके बाद वो दुकान गायब हो गई, जैसे कभी थी ही नहीं। रख्शी ने धीरे से कहा। तो फिर नूर भी? आरमन ने सिर हिलाया। शायद वो भी उसी जाल में फंस गई थी, मगर अब मैं उस जाल को समझ चुका हूँ। रख्शी के आंसू बहने लगे। तुमने ये सब मुझसे क्यों छुपाया? आरमन ने आगे बढ़कर आहिस्ता से उसके चेहरे के करीब हाथ रखा। क्योंकि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता था। मैं नहीं चाहता था कि तुम भी उस जंजीर का हिस्सा बनो। रख्शी ने नजरें झुकाई। मगर अब तो मैं खुद जंजीर बन चुकी हूँ। चंद लम्हों की खामोशी, बस दिलों की धड़कने, और बाहर बारिश की हल्की टूप टूप। अरमान ने आहिस्तगी से उसके आंसू साफ किए। हम दोनों शायद किस्मत के हाथों बंधे हैं, मगर फर्क ये है कि अब हम अकेले नहीं। रख्शी ने उसकी तरफ देखा, एक गहरा सांस लिया। अरमान, वादा करो।
चाहे जो भी हो, तुम झूठ नहीं बोलोगे। वादा। दोनों के हाथ आहिस्ता से एक दूसरे से जड़ गए। न कोई लफ्ज, न कोई वादा ज्यादा बड़ा, मगर लम्हा ऐसा कि वक्त रुक गया। दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। जिन्त अंदर आई, हाथ में एक पुरानी किताब लिए। भाई, रक्षिन, ये किताब लाइब्रेरी के पीछे मिली है। शायद नूर की हो। अरमान ने किताब ली, पहला सफ़ा खोला और जैसे सांस रख गई। सफ़े पर एक पुरानी तारीख लिखी थी, 22 अक्टूबर 2005। और नीचे एक नाम, नूर कुरैशी। तजर्बा नंबर 7। रक्षी ने लरजती आवाज में कहा, ये तो तुम्हारे वालिद के मरने के अगले दिन की है। अरमान ने किताब बंद की। आंखों में खौफ और हैरत दोनों झलकने लगे। इसका मतलब है नूर उस हादसे के फौरन बाद उस दुकान तक पहुंची और शायद वो मेरे वालिद को जानती थी। रक्षी ने बेयकीनी से कहा, यानी तुम्हारे और नूर के दरमियान कोई पुराना रिश्ता? अरमान ने आहिस्ता से कहा, शायद यही सच हमारी जंजीर की सबसे मजबूत कड़ी है। इख्तिताम। नया तूफान बाहर। आसमान गरजने लगा। खिड़कियों से बिजली की रोशनी अंदर आई, जैसे वक्त खुद चीख रहा हो। किताब के नीचे से एक छोटा सा कागज फिसल कर जमीन पर गिरा। आस पर सिर्फ एक जुमला लिखा था, जंजीर टूटने वाली है, मगर इस बार कीमत खून होगी। रक्षी और अरमान एक दूसरे को देखते रह गए। इनके दिलों में पहली बार मोहब्बत और खौफ एक साथ जाग उठे। हल्की मुसीकी, नर्म लहजे में ये कहानी सिर्फ अल्फाज नहीं है। ये मेरी मेहनत, मेरी रातों की जाग और दिल के अंदर से निकली हुई एक कोशिश है। मैंने इस नावल का हर सीन, हर जुमला और हर एहसास अपने दिल से लिखा है। कभी कभी लोग कहते हैं एफर्ट मतलब मेहनत, लेकिन मेरे लिए एफर्ट का मतलब है दिल से कुछ बनाना, ऐसा कुछ जो दूसरों के दिल को छू जाए। मैं चाहती हूँ कि जब आप ये कहानी देखें तो आपको लगे कि कोई सच में जीता जागता एहसास आपके सामने बोल रहा है। ये मेरा अपना लिखा हुआ नावल है, किसी से कॉपी नहीं, कोई टीम नहीं, बस मैं हूँ और मेरी कोशिश। अगर आपको मेरी ये मेहनत, ये जज्बा पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स में बताएं कि आपको कैसा लगा। आपका एक छोटा सा वर्ड, एक छोटी सी इमोजी भी मेरी पूरी दिन की थकन मिटा देती है। थैंक यू फॉर बीइंग हियर।
थैंक यू फॉर अंडरस्टैंडिंग माई एफर्ट। और शुक्रिया कि आप मेरी कहानी का हिस्सा बने। वेलकम टू माई वर्ल्ड, माई इमोशंस, माई नॉवल